नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम जो 4 मई 2023 को टोटल 3 सेट में कंडक्ट हुआ है। इन तीनों सेटों में पूछे गए 75 में से मेमोरी बेस्ड जो स्टूडेंट ने सवाल भेजे हैं जीके के वो 68 सवाल मिल चुके हैं। सारे सवाल एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं जो आने वाले किसी भी एग्जाम और शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको बता दूँ, आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 2 मई, 3 मई और 4 मई को फिलहाल 3 दिन में हो चुका है। नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम कंटिन्यू होगा 8 मई को, यानी 5, 6 और 7 मई को एग्ज़ाम नहीं था। तो 8 मई से फिर आपका कंटिन्यू हो जाएगा। बीच में आपके 3 और 4 मई का है, हमने एनालिसिस नहीं किया था। कल आपको 3 मई का मिल गया, आज 4 मई का ऑल सेट का एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। लाइक ज़रूर कर देना। जिन भी कैंडिडेट का आने वाले सेट में एग्जाम है कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक करते हुए कंटिन्यू कीजिएगा। न्यू कैंडिडेट सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पर इस नाम से आप सर्च कर सकते हो @trendgk। वहाँ पर जो चैनल मिल जाएगा आपको 2.5 लाख प्लस मेंबर्स है, उसको ज्वाइन कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल 4 मई के। पहला सवाल जो करंट अफेयर्स का, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 सितंबर 2022 को पुणे में ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण मंच का शुभारंभ किया है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है भारत विद्या। तो भारत विद्या प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने। और इसका क्या मकसद है? तो ये लॉन्च हुआ है 21 सितंबर 2022 को। इसका मकसद है दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए ये अध्ययन सेंटर भारत विद्या है प्लेटफॉर्म भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा विकसित किया गया। करंट अफेयर्स का ये सवाल आपको पूछा है सितंबर 2022 का। अगला सवाल देखें, उससे पहले मैं आपको बता दूं, न्यू कैंडिडेट जो अभी तक टेक्स्ट बुक से नहीं जुड़े हैं, अभी टेक्स्ट बुक पर ऑफर चल रहा है। आपको टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना है, इस ऑफर का फ़ायदा मिल जाएगा। ऑफर क्या है? टेक्स्ट बुक पास में एक तो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। हमेशा टेक्स्ट बुक पास रहता है 12 मंथ की वैलिडिटी में, और वो भी प्राइस रहती है 300 प्लस। अभी आपको ऑफर के तहत 12 की बजाय 6 मंथ और एक्स्ट्रा यानी 18 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। 18 मंथ में जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट दे सकते हो, चाहे आप सेंट्रल लेवल एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम्स की तैयारी करते हो, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाएंगे। ये ऑफर केवल आज तक वैलिड है। टीटीजी के कूपन कोड से इसका लाभ उठाइएगा। मिनिमम प्राइस 269 में ये डील आपको मिल जाएगी 18 मंथ वैलिडिटी के साथ में, जिसमें सीजीएल वगैरह एएलपी के सारे लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट, मैक्सिमम मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और जो कैंडिडेट है टेक्स्ट बुक पास प्रो लेना चाहते हैं, उसमें भी आपको टीटीजी के कूपन कोड से बेनिफिट मिल जाएगा। पास प्रो में प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट हैं वो रहते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर रहता है, और बाकी जो मॉक टेस्ट हैं ये सभी रहते हैं। तो वो भी आप फ़ायदा उठा सकते हो, जिसमें लाइव टेस्ट वगैरह का भी ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिएगा। 600 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अगला सवाल है, सुल्तान जोहर कप 2022 किस देश ने जीता है? इंडिया ने जीता है। ये सुल्तान जोहर कप है, किसका टूर्नामेंट है? तो ये हॉकी का टूर्नामेंट है, और ये भारतीय हॉकी टीम ने लगातार तीसरी बार सुल्तान जोहर कप है वो खिताब जीता। 2022 में सुल्तान जोहर कप हुआ है दोस्तों मलेशिया में, और फाइनल मुकाबला में भारत ने हराया है ऑस्ट्रेलिया को, मतलब उप विजेता रहा है ऑस्ट्रेलिया। और ये हुआ कहाँ पर है? बहारू मलेशिया में हुआ है। और इसमें सुल्तान जोहर कप 2022 में सबसे सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोर हुआ है वो शारदानंद तिवारी, जो भारत के प्लेयर हैं, इन्होंने 7 गोल किए हैं। अगला सवाल, कौन सा राज्य 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबान है? 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका मेजबान है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और नई दिल्ली में एक इवेंट हुआ है ट्रैक साइकिलिंग का। बाकी एमपी के 8 अलग अलग शहरों में 11 स्थानों पर ये खेल आयोजित हुए हैं। सवाल ऑलरेडी पूछा हुआ है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 5th एडिशन है ये एमपी के किस सिटी में नहीं हुआ है? तो 8 सिटी कौन से हैं? भोपाल में हुआ है, इंदौर में हुआ है, ग्वालियर, उज्जैन, मैसूर में हुआ है, जबलपुर में हुआ है, मंडला में हुआ है, बालाघाट में हुआ है। साथ ही साथ नई दिल्ली में ट्रैक साइकिलिंग इवेंट हुआ है। तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ओवरऑल में फर्स्ट रैंक कौन से स्टेट की रही है? फर्स्ट रैंक रही है दोस्तों महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की फर्स्ट रैंक में कितने गोल्ड है? 56 गोल्ड, 55 सिल्वर, 50 ब्रॉन्ज। सेकेंड रैंक हरियाणा, थर्ड मध्य प्रदेश की है। तो मध्य प्रदेश जहां पर ये इवेंट हुआ है 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसकी रैंक तीसरी रही है। पहली महाराष्ट्र की, उसका गोल्ड मेडल जरूर याद रखिएगा, 56 इंच का जो छीना है, तो 56 गोल्ड जीते हैं महाराष्ट्र ने। अगला सवाल, ठुमरी जो एक अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है, ठुमरी जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली है, तो ठुमरी की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? ठुमरी की रानी आपको पूछा है। तो ये 2 सेट में सवाल आ चुका है। ठुमरी की रानी है
ये कहा जाता है गिरिजा देवी को। गिरिजा देवी को याद रखना है, ठुमरी की रानी कहा जाता है, जो बनारस घराने की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका है। सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य की संबंधित हैं? सितारा देवी जो नर्तक हैं वो किस शास्त्रीय नृत्य से बिलोंग करते हैं? कथक से। तो प्रमुख कथक नर्तक, इन सभी कथक नर्तक को पद्म अवार्ड में पद्म भूषण, विभूषण, पद्मश्री आते हैं, तो इनमें इन सभी को कोई न कोई पद्म अवार्ड मिला है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। कथक नर्तक आपको पूछ रहे, शंभू महाराज कथक नर्तक, दमयंती जोशी कथक, सितारा देवी जो आपको पूछा कथक, उमा शर्मा कथक, नटराज गोपी कृष्ण, रोशन कुमारी, बिरजू महाराज, कुमुदनी लखिया, सोवना नारायण, सुनयना हजारीलाल, रानी करण, पुरुदाधीच, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना, ये सभी कथक डांसर है, ध्यान रखना। अगला सवाल, द प्लेस ऑफ इल्यूजन्स उपन्यास के लेखक कौन है? पैलेस ऑफ इल्यूजन्स उपन्यास के लेखक है दोस्तों चित्रा बनर्जी देवकरुणी। तो ये चित्रा बनर्जी है प्लेस ऑफ इल्यूजन्स के लेखक। 1529 में बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा है? बाबर के 4 प्रमुख आप युद्ध देखेंगे, ट्रिक से याद रखिएगा। पानी, खाना, चंद्र के घर। आपको खाना पानी है, पानी खाना वो चंद्र के घर करना है। पहले पानी पीजिएगा, उसके बाद आपको खाना खाना होगा। तो पहले पानी पिएंगे, यानी शुरुआत होती है 1526 से बाबर के युद्ध की। सेकंड जो खाना पानीपत का 1526, उसके बाद सेकंड खाना है 1527। नेक्स्ट यहाँ पर चंद्र यानी चंदेरी का युद्ध 1528 है। अगला है घर यानी घाघरा का युद्ध हुआ है 1529, जो आपको पूछा। तो 1529 में बाबर ने युद्ध लड़ा था, वो घाघरा का युद्ध है, बाबर और महमूद लोदी के मध्य। पानीपत का युद्ध हुआ है 1526 21 अप्रैल को, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य। खानवा जगह है भरतपुर में। चंदेरी का युद्ध है 1528 में हुआ है, बाबर और मेदिनी राय के मध्य। और घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के मध्य 6 मई 1529 को हुआ है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी की जुड़वा बहन। तो ग्रह का आप देखेंगे प्लानेट टॉप ट्रेंडिंग जीके करके, आज ही मैंने पीडीएफ अपडेट की है। तो यहाँ से मैंने देखा अभी एमटीएस एग्जाम में 3 या 4 शिफ्ट में प्लेनेट से ग्रह उपग्रह इनसे सवाल आ चुका है। तो इनसे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट उस वीडियो में कवर किए गए हैं और पीडीएफ भी अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर, जरूर ज्वाइन कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट। तो शुक्र ग्रह की विशेषता की बात करेंगे तो बुध के बाद ये सूर्य का निकटतम ग्रह में आपको सबसे पहले याद रखना सूर्य की दूरी का क्रम, यानी जो सन है इसके सबसे नज़दीक कौन सा? तो आप कहेंगे बुध सबसे नज़दीक है, यानी मरकरी सबसे नज़दीक है। तो इससे आप EVM यानी सबसे नज़दीक मरकरी है, और लास्ट में SUN आ जाता है, बीच में मजे करना है MJ। इसका मतलब क्या हुआ? मरकरी बुध सबसे नज़दीक है, बुध के बाद वीनस है, शुक्र है, शुक्र के बाद यानी पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद यहाँ पर मार्च मंगल है, ठीक है, उसके बाद जुपिटर। मार्च और जुपिटर आपने बीच में जो मजे MJ किया है इनके मध्य है शुद्र ग्रह, ठीक है। तो शुद्र ग्रह है मार्च और जुपिटर के मध्य। जुपिटर के बाद ये जो 4 ग्रह है बाह्य ग्रह कहा जाता है, जोबियन बाह्य ग्रह हैं। और सबसे आगे वाले जो 4 ग्रह हैं जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आ जाते हैं, ये स्थलीय ग्रह हैं। और लास्ट वाले 4 ग्रहों को गैसीय ग्रह भी कहा जाता है, जो जुपिटर, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। और सबसे अधिक सैटेलाइट, आगे सवाल भी आएगा वो भी अपन कवर करेंगे। तो शुक्र को यहाँ पर पृथ्वी की जुड़वा वाहिनी कहा जाता है, क्योंकि शुक्र में एक तो वहाँ पर वायुमंडल रहता है, शुक्र के वायुमंडल में CO2 है, इसलिए वहाँ पर अपन रह नहीं सकते, अपन को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ पर CO2 है। और बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। शुरुआत के 2 ग्रह हैं ना, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी मरकरी और वीनस, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। आकार और भार में लगभग पृथ्वी के इक्वल है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहिनी तक कहा जाता है। और सबसे चमकीला ग्रह कह देना, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह वो शुक्र ही है। तो आप कहेंगे सूर्य के नज़दीक तो सबसे कौन सा है? मरकरी है, लेकिन गर्म शुक्र कैसे? क्योंकि मरकरी के पास कोई भी वायुमंडल नहीं है, और जो तापमान रहता है सूर्य से आने वाला प्रकाश किरण है उनको अवशोषित करने के लिए वायुमंडल की आवश्यकता होती है। लेकिन शुक्र पर जरूर वायुमंडल है, CO2 के बादल है, तो CO2 इसको अवशोषित करता है, गर्मी को अवशोषित करने से इसकी गर्मी बढ़ जाती है। तो सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र हो जाता है इस केस में, और वो बाद में। तो ये आपको ध्यान रखना, इस ग्रह पर दिन और रात का तापमान एक समान रहता है, शुक्र पर दिन और रात। ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है ना, अर्थ से, पृथ्वी से सबसे निकटतम, ये भी ध्यान रखना है। और बाकी यहाँ पर शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका परिभ्रमण और परिक्रमण काल में सबसे कम अंतर देखने को मिलता है। इस ग्रह पर सूर्य उदय है, सूर्य उदय यहाँ पर पश्चिम में होता है, और अपने जो सूर्य उदय होता है वो पूर्व डायरेक्शन में होता है। तो शुक्र में उल्टा होता है, ये ध्यान रखना है। सूर्यास्त यहाँ पर पूर्व में होता है। अगला सवाल देखते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर कहा जाता है। और संगमरमर का और देखेंगे आप,
चौक को भी CaCO थ्रू से डिनोट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर भी कैल्शियम कार्बोनेट, ये सभी संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट हैं। चूना पत्थर इनका एक ही फॉर्मूला है। बाकी आप देखेंगे बिना बुझा हुआ चूना, जिसे आप क्विक लाइम बोलते हो, कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, बिना बुझा हुआ चूना, और उसको बुझा देंगे, पानी डाल देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिसे सॉफ्ट लाइम कहा जाता है। बाकी बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये कास्टिक सोडा बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। धावन सोडा है, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल के अणु हैं। शुआ का Na2B4O7 10H2O, फिटकरी K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, और फिटकरी में 24 जल के अणु। लाल द्वा KMNO4, कास्टिक पोटास है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। छोरा है KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट छोरा। और वृंदिक चूर्ण है CaOCl2, प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4.12H2O, जिप्सम CaSO4 2H2O। नेक्स्ट वाला है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज कितना है। 2011 की जनगणना में नगरीय जनसंख्या है दोस्तों 31.16%, जो है 37.76 करोड़। ग्रामीण जनसंख्या 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, बाकी बची हुई है वो ग्रामीण है 100 में से, तो 68.84% है वो ग्रामीण है 68%, और 31.16% है वो नगरीय है। पानी को शुद्ध करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का किया जाता है। काफ़ी बार पूछा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर है इसका उपयोग, इसके उपयोग में कीटाणु रहित पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको क्लोरीन देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू की गई। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है 2000 की है, ये शुरू की गई है 2000 में। तो पुरानी जितनी भी योजना इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण गरीब आबादी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसकी शुरुआत हुई है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। एक सवाल पूछा हुआ है NTPC में आया था टीसीएस के द्वारा कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। तो मूल नाम था दोस्तों गद्दाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद जी के गुरु माने जाते हैं, इनका मूल नाम था गद्दाधर चट्टोपाध्याय। गांधी जी हैं, इनके गांधी जी किनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को। रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ है दोस्तों कमारपुकुर बंगाल प्रेसिडेंसी में 1836 में। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया। आगरा में लाल किला है, उसका निर्माण अकबर ने करवाया था 1565 से 1573 में, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1983 में नामित हुआ। दिल्ली में भी एक लाल किला है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया, जो ओल्ड दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली का लाल किला बाद में बनवाया गया था 1639 से 1648 के मध्य। तो ये इनका सन जरूर याद रखना। आगरा का लाल किला 1565 है, आगरा का लाल किला 1565, और दिल्ली का लाल किला 1639 में। और जो दिल्ली का लाल किला है, रेड फोर्ट है, इनके वास्तुकार हैं उस्ताद अहमद लाहौरी, और ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली में निर्मित है, और 2007 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। आगरा सिटी की बात करें तो इसको सिकंदर लोदी ने 1504 में बसाया था। अगला सवाल है NTPC का गैस आधारित संयुक्त चक्र कवास बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है। ये NTPC का बिजली संयंत्र जिसका नाम कवास बिजली संयंत्र है, ये सूरत गुजरात में स्थित है, सूरत गुजरात में। उगादी त्यौहार किस रूप में मनाया जाता है। उगादी फेस्टिवल की बात करें तो ये नववर्ष के रूप में आप मनाते हो दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत का नववर्ष है। उगादी का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के प्रथम दिन मनाया जाता है, जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मार्च अप्रैल में रहता है, ये चैत्र माह का प्रथम दिन। तो दक्षिण भारत का ये नववर्ष है उगादी फेस्टिवल। कंगनी, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, ये सभी आप ब्राउन टॉप, ब्रिन्यार्ड, ये जो हैं किसके उदाहरण हैं। ये है दोस्तों मिलेट्स के उदाहरण। मिलेट्स का मतलब होता है मोटा अनाज है। मोटा अनाज है जो मिलेट्स होते हैं वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब इसको आपको खाना चाहिए है, बिल्कुल शुद्ध होते हैं, कम पानी की इनको आवश्यकता रहती है। मोटा अनाज रहता है, इसमें ज़्यादा मिलावट नहीं होती है, क्योंकि इसको यूज बहुत कम करते हैं, तो ये महंगे भी होते हैं। ध्यान रखना, जो मिलेट्स है मोटा अनाज होता है वो काफ़ी महंगा होता है, 120 रुपये किलो इस टाइप से मिलता है। तो इसमें आपकी कंगनी है, मिलेट्स आपको खाना चाहिए। मिलेट्स की एक अम्बली बनती है, वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। उससे आप सर्च करेंगे मिलेट्स अम्बली है, बहुत ज़्यादा फायदे आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो कंगनी है, ये श्रीधान्य मिलेट्स है। श्रीधान्य मिलेट्स के अंतर्गत 5 प्रकार के मिलेट आते हैं। तो मिलेट्स के उदाहरण में जो श्रीधान्य मिलेट्स हैं ये पॉजिटिव मिलेट होते हैं। मिलेट भी न्यूट्रल पॉजिटिव होते हैं,
पॉजिटिव मिलेट्स हैं जो फ़ायदा करते हैं क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, रेशियो देखा जाता है फाइबर प्रोटीन वगैरह का, तो वो काफ़ी अच्छा रेशियो, इसलिए ये पॉजिटिव है, फ़ायदेमंद है। तो इसमें कंगनी है, जिसे फॉक्सटेल कहा जाता है, कोडो मिलेट है, लिटिल मिलेट है, बर्नयार्ड मिलेट है, ब्राउन टॉप मिलेट्स हैं। ये 5 श्रीधान्य मिलेट आते हैं। और भारत का मिलेटमैन्स के रूप में कौन जाने जाते हैं जो इन सभी का प्रचार कर रहे हैं, मिलेटमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाते हैं, वो है दोस्तों डॉक्टर खादर वली। खादर वली को मिलेटमैन्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। बाकी ज्वार बाजरा है, ये न्यूट्रल मिलेट्स हैं, नुकसान भी नहीं करेंगे, ज़्यादा फायदा भी नहीं है। रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू, ये सभी मिलेट्स आ जाते हैं। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली में पहुंचा। 16 मई 1946 को इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन की बात करें तो इसका लक्ष्य भारतीय नेतृत्व को सत्ता सौंपने की योजना पर विचार विमर्श करना था। 1946 में भारतीय नेतृत्व को सत्ता सौंप दी जाए। इस मिशन का गठन ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली ने, तो कैबिनेट मिशन जो आया है उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली की पहल पर इसका गठन हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है आपको याद रखना है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ है उस समय वहाँ पर प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम 1947 क्लीमेट एटली ही थे। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। इनका नाम है स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। पूछ लिया जाता है कौन नहीं था, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स था कैबिनेट मिशन। बाकी आप देखेंगे कैबिनेट मिशन के बाद पूछा जाता है साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। साइमन कमीशन 1928, कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल आता है। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसका गठन 1927 में भारत में संविधान सुधारों के लिए किया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे उनकी अध्यक्षता में भारत आया। किस युद्ध के बाद राजा अशोक ने बहरी घोष के स्थान पर धम घोष को अपना लिया? अभी बहरी घोष क्या है? तो अशोक ने सांस्कृतिक विजय के लिए भौगोलिक आधिपत्य की नीति को त्यागा। यानी बहरी घोष का मतलब है भौगोलिक आधिपत्य की नीति को त्याग देना, जिसे बहरी घोष के स्थान पर धम घोष को अपनाना कहा जाता है। तो ये कलिंग युद्ध के बाद में परिवर्तन आया है अशोक में। राजा अशोक कलिंग युद्ध के बाद में इन्होंने क्या किया? धम घोष को अपना लिया। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख आपको मिलता है। पूछा जाता है किस शिलालेख में? 13वें शिलालेख में। और जो कलिंग युद्ध हुआ है ये मौर्य शासक अशोक और कलिंग शासक महापद्मनाभा के मध्य 261 BC में लड़ा गया है। कलिंग विजय अशोक की आखिरी विजय थी। नेक्स्ट वाले यहाँ पर बेलिनोग्लसस हैं, वो किस फाइलम या संघ का सदस्य हैं? तो बेलिनोग्लसस हैं ये दोस्तों हेमिकॉर्डेटा संघ, हेमिकॉर्डेटा फाइलम है उसका सदस्य हैं। अगला सवाल, कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य दासियट्टम के नाम से भी जाना जाता है? दासियट्टम भरतनाट्यम, भरतनाट्यम को कहा जाता है दासियट्टम। संघ सूची में शामिल विषय कौन सा है? संघ सूची आप देखेंगे वर्तमान में लगभग 100 विषय हैं। मूल रूप से जो यूनियन लिस्ट है संघ सूची है उसमें 97 विषय थे। तो इनमें प्रमुख रूप से विषय आ जाते हैं रक्षा, सेना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, रेलवे, राजमार्ग, कम्युनिकेशन जो संचार है, प्रत्यर्पण, युद्ध और शांति, नागरिकता, जनगणना, आयकर, निगम कर, ये प्रमुख विषय हैं। वैसे टोटल 100 विषय हैं संघ सूची में। राज्य सूची की बात करें, बाकी संघ सूची में 15 ऐसे विषय हैं जिन पर संसद को टैक्स लगाने का विशेष अधिकार है। 15 विषय पर संघ सूची में टैक्स लगाने को अधिकार है। और राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। पहले इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में 61 हैं। 5 विषय हैं वो राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाए गए थे। सवाल पूछा जाता है कौन से 5 विषय हैं जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में उनको समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, फॉरेस्ट को किया गया, जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण को किया गया, वजन और उपाय को किया गया, साथ ही साथ न्याय का प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन, ये स्थानांतरित कर दिए गए समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची, उससे पहले राज्य सूची थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं। पूछ लिया जाता है राज्य सूची के विषयों से संबंधित है जिसमें 61 विषय है। उसमें सार्वजनिक व्यवस्था आ जाती है, पुलिस है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय, सट्टा और जुआ, जेल, तीर्थ, नशीली शराब, अंत्येष्टि, लाइब्रेरी, म्यूजियम, कृषि, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं।
और 69वां संविधान संशोधन 1991 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी के संबंध में राज्य सूची में विशेष प्रावधान हुआ, जिस पर राज्य सूची के तहत 3 विषयों पर कानून नहीं बना सकता दिल्ली सरकार लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि। वैसे पुलिस राज्य सूची का विषय है, लेकिन दिल्ली सरकार इस पर कानून नहीं बना सकती है। राज्य सूची में 20 ऐसे विषय हैं जिन पर राज्यों की विधानसभाओं को कर लगाने का है। तो आपने संघ सूची में 15 विषय देखे जिसमें संसद कर लगाने का अधिकार था, और राज्य सूची में 20 विषय ऐसे हैं। इसी प्रकार समर्थित सूची की बात करें तो 3 विषय ऐसे हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार को कर लगाने का अधिकार है। वो 3 विषय हैं, ये ध्यान रखना, 3 विषय। समर्थित सूची में 52 विषय हैं, जिसमें शिक्षा, जंगल, ट्रेड यूनियन, शादी, दत्तक ग्रहण, उत्तराधिकार, फौजदारी कानून, निवारक निरोध ऐसे विषय आ जाते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन है, ये नेक्स्ट तीसरी सेट में भी पूछा हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, द्वैध है डायार की द्वैध शासन प्रणाली 1919 भारत सरकार अधिनियम के तहत इसकी शुरुआत हुई। इसको समाप्त किया गया, द्वैध शासन को 1935 में समाप्त किया गया, 1919 में इसकी शुरुआत हुई। आप देख लेते हैं सेकंड सेट के पूछे गए जीके के सवाल 4 मई। आर्टिकल 43B किससे संबंधित है? आर्टिकल 43B में जो सहकारी समितियां हैं ना, उनको बढ़ावा देने का प्रयास करेगा राज्य, क्योंकि ये बात हो रही है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की। आर्टिकल 43B है, राज्य के डीपीएसपी में आता है। तो ये कहता है कि राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास राज्य करेगा। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना 43B। बाकी 43A कहता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य को कदम उठाने का निर्देश है। जो लेबर है, लेबर से संबंधित है 43A, ये 42वें संशोधन के अकॉर्डिंग है। विभिन्न उद्योगों में लेबर लगी हुई है, उनकी सिक्योरिटी के लिए राज्य कदम उठाएगा 43A के तहत। और 43B में आपने सहकारी समितियां देखी। तो ये जो सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ये कब दिया गया है दोस्तों? तो 97th, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ। इसने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया। इसी अमेंडमेंट यानी 97वां संविधान संशोधन के तहत ही आर्टिकल 43B के तहत सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए ये आर्टिकल भी इसी 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए ऐड हुआ, जिसमें इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला सवाल, चावल को उगाने के लिए किस प्रकार की तापमान, आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है? चावल को उगाने के लिए उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी पानी वहाँ पर भरपूर चाहिए, तभी उस केस में वहाँ पर आर्द्रता बनेगी। नहीं तो तापमान ज़्यादा होगा तो पानी नमी नहीं रह पाती, इसलिए पानी हमेशा रहता है चावल के खेतों में। तो उच्च तापमान भी वहाँ पर चाहिए, उच्च आर्द्रता भी चाहिए और पानी के लिए उच्च वर्षा भी चाहिए। तो चावल की फसल को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत दुनिया में चावल उत्पादन का लगभग 22% का योगदान देता है और चीन के बाद दूसरे स्थान पर। अगला सवाल, सपेरा या फिर स्नैक चार्मर के नाम से कौन सा नृत्य प्रचलित है? किस नृत्य को सपेरा डांस कहा जाता है? कालबेलिया नृत्य जो राजस्थान का प्रचलित है, इसे 2010 में यूनेस्को की मानवता अमूर्त जो सांस्कृतिक विरासत है इस लिस्ट में शामिल किया गया। और गुलाबोबाई कालबेलिया जाति की प्रसिद्ध नृत्यंगना है। पूछा जाता है सवाल, गुलाबोबाई किस डांस से संबंधित है? कालबेलिया की डांसर है। सिरका का रासायनिक नाम आपको पूछा है, एसिटिक एसिड हो जाएगा, एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH। आपको सिरका का पूछ लें तो एसिटिक एसिड रहता है सिरका में। इमली में रहता है दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर और पालक में रहता है ऑक्जेलिक एसिड है, ओके, और पालक में ऑक्जेलिक एसिड रहता है। इमली में टार्ट्रिक है। सिट्रिक रहता है नींबू ऑरेंज में, जो लेमन और ऑरेंज में। भारत में सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो विलियम बेंटिंक। गवर्नर विलियम बेंटिंक की सहायता से 1829 में, ये सन ध्यान रखना, पूछा जाता है। सती प्रथा का उन्मूलन के लिए विशेष प्रयास थे, वो राजा राम मोहन राय के प्रयास के बदौलत ये सती प्रथा का अंत हुआ। राजा राम मोहन राय याद रखना है, 1829 में हुआ। विलियम बेंटिंक था उस समय गवर्नर जनरल। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब आया? 1856 में। विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में, उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड तो क्या बोले, कैनिंग था। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? गिर की बात करें तो एशियन लायन, एशियाई शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में, जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, सरिस्का है राजस्थान में, रॉयल बंगाल टाइगर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में टाइगर के संरक्षण के लिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, एक सिंग वाला गैंडा। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ना, उसमें आपका एक तो गिर वाला है जो एशियन लायन, और काजीरंगा का न जाने कितनी बार सवाल पूछा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, एक सिंग वाले गैंडा, वन हॉर्न जो
राइनो है, गैंडा है, उसके संरक्षण के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और जिम कॉर्बेट है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। सुंदरवन भी इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल में, ये भी रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी के संरक्षण के लिए केरल में है, और हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है बाघ जंगली भैंस के संरक्षण के लिए। मालगुडी डेज पुस्तक के ऑथर कौन है? तो आर के नारायण की पुस्तक के नेक्स्ट सेट में भी पूछा गया है। मालगुडी डेज के लेखक हैं आर के नारायण। बाकी आर के नारायण की प्रथम उपन्यास है स्वामी और उनके मित्र, स्वामी एंड फ्रेंड्स हैं। आर के नारायण के द्वारा लिखित पुस्तकों में आप देखेंगे तो मालगुडी डेज आता है। बैचलर ऑफ आर्ट्स है, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स भी आर के नारायण की पुस्तक है। द गाइड है, द महाभारत ए शॉर्ट एंड मॉडर्न, स्वामी एंड फ्रेंड्स है, द पेंटर ऑफ साइन है, द इंग्लिश टीचर है, द वेंडर ऑफ स्वीट्स हैं, द ग्रैंड मदर्स टेल्स एंड सेलेक्टेड स्टोरी। ये सभी आर के नारायण की प्रमुख पुस्तकें, जिसमें मालगुडी डे बैचलर ऑफ आर्ट्स आ जाता है, स्वामी एंड फ्रेंड आ जाता है, पेंटर ऑफ साइन है, इंग्लिश टीचर है, ये आपकी रचनाएं हैं। अरुंधति राय की रचना से काफ़ी बार एग्जाम आ जाता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है अरुंधति राय की रचना, जिसे मैन बुकर प्राइज मिला है 1997 में। मिनिस्ट्री ऑफ अटमॉस हैप्पीनेस, इन दोनों से काफ़ी बार सवाल पूछा गया है। महात्मा गांधी जी की आप बुक्स देखेंगे तो गांधी की जो बायोग्राफी है उसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, 1927 में, ये उनकी आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। हिंद स्वराज इंडियन होम रूल भी गांधी जी की पुस्तक 1909 में। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका 1924, ट्रूथ इज गॉड, ट्रस्टीशिप, ये सभी गांधी जी की रचनाएं। अगला सवाल, किस ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है? तो मैंने बताया सूर्य के सबसे नज़दीक दो ग्रह हैं, मरकरी और वीनस है, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद आप आगे जाएंगे, मरकरी वीनस के बाद आता है, ये क्रमवाइज आप ऐसे याद रख रहे हो, ये सन है, सन के पास में है EVM, बीच में MJ करना, लास्ट में SUN कर देना, सन कर देना दोबारा। तो यहाँ पर आप मरकरी और वीनस का कोई भी नहीं है। फिर एक उपग्रह अर्थ का है, ठीक है। उसके बाद मंगल के दो उपग्रह हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जुपिटर के मैक्सिमम उपग्रह आपको देखने को मिलेंगे, लगभग 92। लेटेस्ट अपडेट फरवरी 2023 के अकॉर्डिंग जो बृहस्पति है उसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, 92 है। पहले सैटर्न के ज्ञात थे, बाकी ज्ञात नहीं हुए हैं। काफ़ी ऐसे सैटेलाइट हैं, ग्रह हैं जिनके बहुत सारे सैटेलाइट हैं, उपग्रह। तो शनि की बात करें, शनि के वर्तमान में ज्ञात उपग्रह है वो 83 है। अरुण के 27 है, वरुण के 14 हैं, ठीक है। आपको इसमें पूछा जाता है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है, जो कि जुपिटर का। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है। और ट्रिटॉन उपग्रह किसका है? वरुण का ट्रिटॉन है, वरुण 14 है, अरुण 27 है। अगला देख लेते हैं यहाँ पर सवाल, अकबर के बाद मुगल शासक, इजी सवाल है भाई साहब, ये क्या कर रहे हो भाई साहब, यानी BHAISSAB, भाई साहब, यानी सबसे पहले बाबर, उसके बाद H यानी हुमायूं, A यानी अकबर, I जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर है। तो यहाँ पर आपको पूछा है अकबर के बाद कौन था? जहांगीर था। इनका काल भी याद रखना है, ठीक है। जैसे बाबर का 1526 से 1530, हुमायूं का 1530 से 1556, अकबर का 56 से 1605, उसके बाद जहांगीर 5 से 1627, फिर शाहजहां 1628 से 58 है, शाहजहां 28 से 58, ठीक है। औरंगजेब 58 से 1707 है, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। अगला सवाल है, बहुस्तरीय सामरिक और कमान अभ्यास वॉस्टॉक 2022 कहाँ पर हुआ है? तो वॉस्टॉक 2022 दोस्तों रशिया के पूर्वी सैन्य जिले सर्गेवेस्की में हुआ है। तो रूस में हुआ है वॉस्टॉक 2022। और वॉस्टॉक जो युद्धाभ्यास है वो किन के मध्य हुआ है? तो जो पूर्व सोवियत राष्ट्र, उसके बाद यहाँ पर चीन, भारत, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ, सीरिया, इनके मध्य हुआ है वॉस्टॉक 22। सैन्य अभ्यास 1 सितंबर से 7 सितंबर 2022 तक हुआ है। भारतीय सैन्य दल में 7/8 गोरखा राइफल्स के सैनिक इसमें शामिल थे। सिमोन बाइल्स का संबंध किस स्पोर्ट से है? सिमोन बाइल्स है जिम्नास्टिक की, ये सिमोन बाइल्स जिम्नास्ट है, USA से, अमेरिकन जिम्नास्ट। और ओलंपिक में इन्होंने 7 मेडल जीते, जिसमें 4 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। कार्बिलन कप किस स्पोर्ट से संबंधित है? कार्बिलन दोस्तों टेबल टेनिस का कप है, कार्बिलन टेबल टेनिस का है। अगर आप देखेंगे, अब कार्बिलन याद रखिएगा, टेबल टेनिस दिलीप और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से, नेहरू और ध्यानचंद ट्रॉफी आगा का कप हॉकी का है, उबर कप थॉमस कप बैडमिंटन का है, डेविस लॉन टेनिस का है, होलकर ट्रॉफी है ब्रिज की, वर्धमान ट्रॉफी आपको पूछ ले, वर्धमान ट्रॉफी भारोत्तोलन की है, भार तोलो वर्धमान भार। संतोष और सुबर्तो कप है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की, राइडर कप गोल्फ के, ये सभी इंपॉर्टेंट है जहाँ से सवाल रिपीट होते हैं। पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म भूषण अवार्ड से कब सम्मानित किया गया? पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, ये दिया गया 2003 में। ये भरतनाट्यम की डांसर है। पद्मश्री इन्हें 1981 में दिया गया है। एक अलग से कोशिश करूंगा वीडियो लाने की, मैंने अब की बार नोट किया है, TCS ने ये सवाल SSC GD में भी देखा है,
और एचसीएम एग्जाम में भी देखा है। इनका अवार्ड जो भी क्लासिकल डांसर्स हैं उनको जो पद्म अवार्ड दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है, ये अवार्ड से बहुत सवाल रिपीट होते हैं और ये टफ सवाल बनते हैं। हर कोई इसको रिमेंबर नहीं कर पाता है, इनके फैक्ट एक साथ मिलते भी नहीं है आपको, तो कोशिश रहेगी जल्द लाने की। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बैडमिंटन में भारत का प्रथम ओलंपिक मेडल विजेता, बैडमिंटन में भारत का प्रथम ओलंपिक मेडल विजेता साइना नेहवाल है। तो ओलंपिक के फैक्ट यहाँ पर इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया। 1900 का पेरिस ओलंपिक हुआ है जिसमें एकमात्र खिलाड़ी था, वो भी एंग्लो इंडियन था, इंडियन नहीं था, एंग्लो इंडियन था, जिसका नाम है नॉर्मन पिर्जार्ड है। इन्होंने 2 मेडल भी जीते हैं, रजत पदक, लेकिन वो एंग्लो इंडियन था। भारत ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में टीम भेजी है, इंडिविजुअल खिलाड़ी नहीं, पूरी टीम जो 1920 के समर ओलंपिक में भारत ने भेजी है। भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड जीता है वो भारतीय हॉकी टीम ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। तो भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड फील्ड हॉकी में जीता है 1928 के एम्स्टर्डम में। अभिनव बिंद्रा है, इन्होंने 2008 की बीजिंग में ओलंपिक गोल्ड जीता है। तो इंडिविजुअल में गोल्ड विजेता ये अभिनव बिंद्रा है, व्यक्तिगत में गोल्ड मेडल विजेता। बाकी ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक आया है, व्यक्तिगत गोल्ड आया है। वैसे गोल्ड तो आपकी हॉकी टीम ने जीत लिया, लेकिन इंडिविजुअल केवल एक खिलाड़ी ने गोल्ड जीता, वो अभिनव बिंद्रा ने, और केवल एक खिलाड़ी ने कोई भी मेडल जीता हो, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज है सबसे पहले ओलंपिक में भारत का, वो है दोस्तों खशाबा जादव ने रेसलिंग में कांस्य पदक जीता 1952 में इंडिविजुअल में। पहला आधुनिक ओलंपिक हुआ था 1896 में, एथेंस में इसकी शुरुआत हुई। अब टोक्यो 2020 का लास्ट ओलंपिक हुआ है। इसके बाद स्पोर्ट वाइज पदक से टीचर्स ने एक बार ग्रुप डी वगैरह एनटीपीसी में सवाल पूछे थे, तो ये आप देख सकते हो। सबसे अधिक भारत के मेडल हैं वो दोस्तों फील्ड हॉकी में है, टोटल 12 मेडल हैं। फील्ड हॉकी में 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज हैं। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं और मेडल यहाँ पर 12 एक एक्स्ट्रा है भारत के फील्ड हॉकी में। शूटिंग में 4 हैं, शूटिंग में 4 मेडल हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। एथलेटिक्स में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 3 मेडल हो जाएंगे। रेसलिंग में 2 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, 7 मेडल। रेसलिंग में ध्यान रखना, रेसलिंग में गोल्ड नहीं है, कुश्ती में 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। बैडमिंटन में 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, 3 मेडल हैं। बॉक्सिंग में 3 ब्रॉन्ज हैं। टेनिस में 1 ब्रॉन्ज है। वेट लिफ्टिंग में 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, यानी 2 मेडल। तो इस प्रकार भारत के गोल्ड हो जाते हैं, आप काउंट करेंगे गोल्ड की तो 8 गोल्ड तो हॉकी के, 1 गोल्ड आपका शूटिंग में अभिनव बिंद्रा का 9, और 1 एथलेटिक्स का नीरज चोपड़ा ने जो जीता है वो, तो 10 गोल्ड हो जाएंगे, 9 सिल्वर, 1 का में सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज के साथ 35 मेडल इंडिया के नाम है वर्तमान टोटल ओवरऑल ओलंपिक में। बाकी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है वो कर्णम मलेश्वरी है। इन्होंने 2000 की सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में 69 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज जीता है। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान है वो साक्षी मलिक है। इन्होंने 2016 के रियो डी जेनेरो में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो पहलवान है, आपको बैडमिंटन का पूछा तो पहलवान का भी पता होना चाहिए। और ओलंपिक में पदक विजेता प्रथम भारतीय एथलेटिक्स है जिन्होंने गोल्ड जीत लिया है, नीरज चोपड़ा ने। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर का थ्रो फेंका। वैसे एथलेटिक्स में मेडल विजेता जरूर रहा है नॉर्मन पिर्जार्ड है, 2 मेडल सिल्वर जीते थे 1900 में, लेकिन वो एंग्लो इंडियन था। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में प्रथम गोल्ड अभिनव बिंद्रा, और ये खासा ज़्यादा हो चुका है। बाकी यहाँ पर आपको मैं पूरी लिस्ट बता देता हूँ। जो शुरुआत से करते हैं स्टार्ट, नॉर्मन पिर्जार्ड से जीता है। उसके बाद नॉर्मन पिर्जार्ड ने लगातार 2 जीते। फिर फील्ड हॉकी की बात है, 1928 में खाता खोला। फील्ड हॉकी ने लगातार 1 2 3 4 5 गोल्ड है। उसके बाद खाशाबा दादा साहिब जादव ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने इंडिविजुअल में कोई पदक जीता है, वो भी रेसलिंग में कांस्य जीता 1952 के फिनलैंड ओलंपिक में। उसके बाद दोबारा फील्ड हॉकी आई, लगातार फील्ड हॉकी जीत रही थी। और टेनिस में 1996 में आपको पूछ रहे टेनिस में सबसे पहले मेडल किसने जीता है, तो कांस्य पदक जीता है लिएंडर पेस ने 1986 में। जैसे बैडमिंटन का पूछा तो टेनिस का पूछे तो आप कहेंगे लिएंडर पेस ने जीता है। और शूटिंग की बात करें तो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीता है। शूटिंग में पहला मेडल कोई भी पूछ ले ओलंपिक में, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सिल्वर जीता 2004 में। उसके बाद अभिनव बिंद्रा ने जरूर जीता है। बॉक्सिंग में आपको कोई भी मेडल पूछ ले तो सबसे पहले बॉक्सिंग में मेडल जीता है वो दोस्तों विजेंदर सिंह ने जीता है, ब्रॉन्ज मेडल 2008 की चीन ओलंपिक में। और ये सभी आप मेडल देख सकते हो लगातार जो
अब आप कहेंगे बैडमिंटन में सबसे पहले साइना नेहवाल ने, ये सभी लास्ट वाले मेडल है ये विमन ने जीते हैं। महिला ने जो मेडल जीते हैं, वेट लिफ्टिंग में सबसे पहले 2000 में जीता कर्णम मल्लेश्वरी, फिर मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में जीता 2012 यूके में, साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में प्रथम जीता 2012 यूके में, उसके बाद पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में सिल्वर जीत लिया 2016 में, साक्षी मलिक कुश्ती में जीत चुकी है पहला 2016 ब्राजील में, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग सिल्वर 2020 में जो टोक्यो जापान में हुआ, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता कहाँ से 2020 में। ये सभी वुमेंस ने। तो आपको पूछ ले अब तक कितनी वुमेंस ने ओलंपिक में कोई भी मेडल जीता है, तो टोटल 8 महिलाएं हैं जो ओलंपिक में मेडल जीत चुके हैं। तो ये पूरी लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत की सीमा कितने देशों से लगती है, भारत की सीमा की बात, तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करती है, जिसमें उत्तर पश्चिम में ऊपर आप देखेंगे इस साइड में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, उत्तर में यहाँ पर चीन, नेपाल, भूटान आ जाते हैं, पूर्व में आपका म्यांमार और बांग्लादेश आ जाता है पूर्व में। और ये टोटल आपके 7 देश हो गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और बाकी आप देख सकते हो भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश भी हैं, स्थलीय नहीं जल से लगती है बाउंड्री, उसमें श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत की टोटल 15,106 किलोमीटर लैंड बॉर्डर टच होती है, जिसमें से स्थलीय बाउंड्री 15,106 है और कोस्ट लाइन तटीय बाउंड्री है वो 7,516 किलोमीटर है। तो सबसे अधिक भारत की बाउंड्री वो बांग्लादेश के साथ में 4,096 किलोमीटर, उसके बाद चाइना के साथ में 3488 किलोमीटर, फिर पाकिस्तान के साथ में 3323 किलोमीटर, उसके बाद नेपाल 1751 किलोमीटर, फिर म्यांमार 1643 किलोमीटर, उसके बाद भूटान 699 और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो ये 15,106 हो जाएगी। बाल विवाह निषेध संशोधन बिल 2021 महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु को कितने वर्ष करने के लिए पेश किया गया है। बाल विवाह निषेध बिल 2021 है, महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने हेतु पेश किया गया। ये बिल महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु जो अभी 18 वर्ष है उसको बढ़ाकर 21 वर्ष करने की सिफारिश करता है। और ये संशोधन कर रहा है बाल विवाह निषेध संशोधन बिल। बाल विवाह निषेध एक्ट आया था 2006, उसमें ये अमेंड कर रहा है। तो बाल विवाह निषेध एक्ट 2006 में प्रावधान है कि पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 और महिलाओं के लिए 18 है, जो कि 2021 वाला संशोधन बिल है इसको 18 के स्थान पर 21 करना चाहता है। अब यहाँ पर इस बिल में एक और प्रावधान किया जा रहा है जो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो 2006 के जो एक्ट आया था जिसमें यदि कोई व्यक्ति विवाह न्यूनतम आयु से कम आयु में विवाह कर लेता है तो वह जैसे ही वयस्क होता है, वयस्क का मतलब जैसे ही वो व्यक्ति 18 प्लस एज में होता है उसके बाद 2 वर्ष के भीतर यानी जब 20 वर्ष का हो जाता है, 18 से 20 की अवधि के दौरान यदि 18 में जो वयस्क हो जाएगा और 18 से पहले उसने विवाह कर दिया और 18 से 20 की अवधि के दौरान वह विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए आवेदन कर सकता है कि मेरा विवाह है 18 से पहला हुआ है। तो अब उनको अवधि मिल रही थी 2 वर्ष है, 2 वर्ष के बाद वो अमान्य विवाह नहीं कर सकता है क्योंकि वो टाइम चला गया। अब यहाँ पर बात करें इस वाले 2021 के एक्ट में, ये जो टाइम पीरियड है अमान्य घोषित करने के, यदि किसी का विवाह 18 से पहले हो जाता है उस केस में वो व्यक्ति 5 वर्ष यानी पहले 20 वर्ष था, अभी 3 वर्ष और एक्स्ट्रा यानी 23 वर्ष तक इस प्रकार वो अमान्य घोषित करने के लिए आवेदन कर सकता है। तो ये भी प्रावधान ऐड हुआ है। रावण फाड़ी कहाँ पर स्थित एक ऐतिहासिक गुफा मंदिर है। रावण फाड़ी एहोल कर्नाटक में है। तो रावण फाड़ी कर्नाटक में स्थित एक ऐतिहासिक गुफा मंदिर भगवान शिव लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। रावण फाड़ी एहोल कर्नाटक में। नेक्स्ट बात करें, हरे और कोमल तनों वाले पौधे को क्या कहा जाता है। हरे और कोमल तनों वाले पौधों को शाक कहा जाता है। शाक इंग्लिश में बोले तो हर्ब, हर्ब होगा, शाक होगा जो हरे और कोमल तने वाले पौधे, जैसे आप जड़ी बूटी बोलते हो, शाक बोलते हो, हर्ब बोलते हो, जिनका तना बिल्कुल होता ही नहीं होता तो कोमल होता है, एकदम ग्रीन तना होता है उसका भी। और ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे रखा है, हरे एवं कोमल तने वाले पौधों को शाक कहते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और इसमें कई शाखाएं नहीं होती। यहाँ पर आप देखेंगे शाक है तो ये ए वाला एग्जाम्पल इस टाइप से हरे और कोमल तने वाला पौधा है, शाक है। और ये झाड़ी है, झाड़ी आप देख पा रहे हो, ये झाड़ी और ये पेड़ है, ठीक है। तो झाड़ी के तने के लास्ट तक यहाँ पर आप देख पा रहे हो पत्तियाँ और टहनियाँ, और पेड़ का अलग से आपको तना दिखता है। तो ये इसमें डिफरेंस है छाक, झाड़ी और पेड़ में। तो छाक की बात करें, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार, आपने देखा झाड़ियों में क्या हुआ, तने के आधार तक वहां पर शाखाएं देखने को मिल रही थी और वो तना कठोर भी होता है परंतु अधिक मोटा है वो नहीं होता झाड़ियों में, तो उन्हें झाड़ी कहेंगे। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, पौधे ऊंचे होते हैं, तने सुदृढ़ होते हैं, गहरे होते हैं, शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग में होती है शाखाएं, तो उन्हें वृक्ष कहा जाता है, जैसे कि आपने
इमेज में देख लिया है। अब यहाँ पर ये 2 इमेज आपको और बता देता हूँ। एक वाली इमेज है, ये है विसर्पी लता और ये है आरोही लता। जो जमीन पर लता विसर्पी है, आरोही जो किसी के सहारे ऊपर चढ़ रही वो आरोही लता है। तो कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, तो वो विसर्पी लता है जिनके पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। जबकि कुछ पौधे हैं वो सहायता से ऊपर चढ़ जाते तो आरोही होते हैं। अब शाक के उदाहरण में जिसका कोमल तना होता है, हरा तना होता है, तो उसमें मक्का है, मटर है, पालक है, सरसों है, बैगन है, इनका कोमल और हरा तना होता है। झाड़ी में जैसे जंगली बेर है, गुलाब, करौंदा, गुड़हल वो झाड़ी है। वृक्ष आपने बरगद, पीपल, ये सभी वृक्ष है। दंत चिकित्सा में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला है एनेस्थीसिया गैस कौन सा है? एनेस्थीसिया दंत चिकित्सा में जो आपको एक तरीके से बेहोश किया जाता है, मतलब उसको अचेतन आप करेंगे किसी भी अंग को, सुन्न करने के लिए, दांतों के मसूड़े वगैरह को सुन्न करने के लिए आपको नाइट्रस ऑक्साइड, कौन सी गैस उपयोग करेंगे? नाइट्रस ऑक्साइड जो N2O है, वो दंत चिकित्सा में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला इनहेलेशन एनेस्थीसिया है। संसदीय राजभाषा समिति की 36वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में संसदीय राजभाषा समिति की 36वीं बैठक की अध्यक्षता की। वह पदार्थ जिससे होकर आवेश या विद्युत प्रवाह नहीं होता है, ऐसे पदार्थ जो कुचालक कहेंगे, विद्युत रोधी, इंसुलेटर कह सकते हो, जहाँ से आवेश और विद्युत प्रभावित नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं प्रभावित कर पाते हैं, उसमें होते ही नहीं है। तो लकड़ी, कांच, एबोनाइट ये इनके उदाहरण हैं। महिला लिंगानुपात से क्या मतलब है? महिला लिंगानुपात का मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर फीमेल कितनी है। जब 1000 पुरुष है, जैसे कि भारत का लिंगानुपात 943 है, इसका मतलब 943 जब काउंट किया गया 1000 पुरुष पर 943 है वो क्षेत्र विशेष की महिलाएं निकल के आई। तो 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या है वहाँ पर 943। पूरा क्षेत्र देखा गया, जैसे ही 1000 पुरुष हो गए तो उस क्षेत्र में महिलाएं देखी गई 943। तो ये भारत का लिंगानुपात 2001 में कम था, 933 था। और सबसे अधिक लिंगानुपात इस प्रकार आप देखेंगे तो केरल का 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर, महिला ज़्यादा है केरल में। ये महिला और पुरुष, मेल फीमेल का रेशियो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो महिला लिंगानुपात आप समझ पा रहे हो। यहाँ से सबसे अधिक केरला का 1084 है, उसके बाद अधिक आपको मिलेगा वो पुदुचेरी का 1037 मिलेगा, सबसे कम है दमन दीव का 618 है। राज्य में सबसे कम सेक्स रेशियो हरियाणा का 879 है। नेक्स्ट वाला लिखते हैं यहाँ पर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का फॉर्मूला आपको पूछा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से मूल्यह्रास को माइनस करेंगे तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। इसके लिए आपको जीएनपी माइनस मूल्यह्रास करना पड़ेगा। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जीडीपी के साथ में आपको विदेशों से अर्जित विशुद्ध आय ऐड करनी पड़ती है। शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी में मूल्यह्रास करेंगे तो आपको एनडीपी मिल जाएगी। जीडीपी क्या होती है? जिसमें सब कुछ आ जाता है, उपभोग, सकल निवेश, सरकारी खर्च, निर्यात माइनस आयात करेंगे तो ये जीडीपी निकलेगी, जो भी अंतिम उत्पाद है उस देश में निर्मित। नाट्य किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये थर्ड शिफ्ट के सवाल अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। नाट्य है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नृत्य में दोस्तों राक्षस, जो डेमन राक्षस है, क्यांग है, शांड और शाबू, बनांग गच्चू, जातरू क्यांग। तो क्यांग है वो आपको याद रखना हिमाचल प्रदेश का है। नाट्य हिमाचल प्रदेश का है। डेमन राक्षस वेरी इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश का है। गी और रासा झांझर है, और लंगदरमा, नाटी, चोहोरा ये हिमाचल प्रदेश के फोक डांसेज हैं। प्रसिद्ध संगीतकार पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो पंडित किशन महाराज है दोस्तों तबला वादक, बनारस घराने से हैं। तबला वादक में जाकिर हुसैन का नाम आता है, अल्लाह रखा खान का आता है, गुद्दई महाराज, किशन महाराज, लतीफ़ खान, सुखविंदर सिंह हैं। ये सभी तबला वादक है, बनारस घराने के हैं प्रसिद्ध संगीतकार पंडित किशन महाराज। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग का हिस्सा नहीं है? कौन सा कोशिका का, जो कोशिकांग रहते हैं, कोशिका के अंग में कोशिका द्रव्य नहीं होता है, साइटोप्लाज्म नहीं होता, बाकी गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, जो अंत्यप्रद्वीप जालिका रहती है, राइबोसोम, ये सभी कोशिकांग है, केंद्रक वगैरह। साइटोप्लाज्म रहता है कोशिका का आंतरिक भाग, जो कोशिका के केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच के क्षेत्र को कवर करता है, वो साइटोप्लाज्म है, जिसमें सारे कोशिकांग रहते हैं। संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? भाग 4 है दोस्तों राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, DPSP है। भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 आ जाते हैं। भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4। भाग 2 में नागरिकता आर्टिकल 5 से 11। 3 में 12 से 35 मौलिक अधिकार। 4 में 36 से 51 है। 4A में मौलिक कर्तव्य आते हैं जो अनुच्छेद 51A में है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान रखना आर्टिकल 239 से 242 है। भाग 9 में पंचायत है 243 से 243A।
243 ओ तक पंचायत, ध्यान रखना ओ तक पंचायत है भाग 9 में। भाग 9 ए में नगर पालिकाएं हैं 243 ओ के बाद 243 पी, पी के बाद 243 जेड जी तक नगर पालिकाएं आपको देखने को मिलेगी। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आर्टिकल 244 से 244 ए। काल बैसाखी से प्रभावित क्षेत्र कौन सा? तो बंगाल में काल बैसाखी आता है। काल बैसाखी का मतलब तेज गति से चलने वाला स्थलीय जो स्थानीय वहाँ का तूफान है उसको काल बैसाखी कहा जाता है, जो काफ़ी नुकसानदायक है। गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाएं, आर्द्र समुद्री हवाएं इसका कारण है। अब काल बैसाखी बंगाल में, लू आती है उत्तर भारत में, ये गर्मियों के दौरान चलने वाली तीव्र हवाएं लू होती हैं और ये भी हानिकारक खतरनाक है। फूलों वाली बौछार है, ये वर्षा है। केरल व निकटवर्ती क्षेत्र में कहवा के फूल खिलने लगते हैं इसके कारण। आम्र वर्षा होती है केरल के तटीय क्षेत्रों में। गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून से पहले की वर्षा है केरल में होती है आम्र वर्षा, जहाँ से सवाल पूछा हुआ कहाँ होती है। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यंगना मलिका साराबाई को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? मलिका साराबाई ये दोस्तों कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की डांसर हैं। मलिका साराबाई को किस टाइप से ये सवाल पूछा गया, कब ये दिया गया है पद्म भूषण? 2010 में पद्म भूषण दिया गया है। बाकी मलिका साराबाई का याद रखना है, उन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे भारत का सर्वोच्च है भारत रत्न, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है फ्रेंच पाल्मे डियोर, ये 1977 में मिला है। मलिका साराभाई को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान फ्रेंच पाल्मे डियोर 1977 में, 2010 में पद्म भूषण दिया गया है। वैसे 2005 में इन्हें फ्रांस का एक और अवार्ड ऑर्डर ऑफ एकेडमिक पाम से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल, किस दशक में भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक रही है, यानी जनसंख्या घटी है बढ़ने के सापेक्ष? तो ये दशक है दोस्तों 1911 से 21 तक का। 1921 के वर्ष को कहा जाता है जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष, क्योंकि यहाँ पर जब जनगणना हुई तो देखा गया 21 में कि 1911 के सापेक्ष जनसंख्या में कमी देखने को मिली। इसका एक तो कारण उसमें एक तो पहला विश्व युद्ध हुआ था और वहाँ पर भयंकर बीमारी आ गई थी प्लेग वगैरह की, तो उसके कारण जनसंख्या मृत्यु काफ़ी दर ज़्यादा हो गई थी। 1911 से 1921 में कितनी घटी थी जनसंख्या? तो -0.31% की कमी देखने को मिली। इसलिए 1921 को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। लघु विभाजन वर्ष किससे कहा जाता है? 1951 को लघु विभाजन, 1921 को महान विभाजन। 1951 में क्या हुआ? जनसंख्या वृद्धि दर 1.33 से घटकर 1.25 है। जनसंख्या बढ़ी तो है लेकिन पिछले वर्ष के सापेक्ष कम बढ़ी है, तो वो लघु विभाजन वर्ष 1951। जनगणना की बात करें तो भारत में पहली जनगणना हुई है 1872 में लॉर्ड मेजो के काल में, और जो 10 साल के अंतराल में होती है ना, जब शुरुआत इस प्रकार से नियमित जनगणना की हुई है वो रिप्पन के काल में। मेयो ने की 1872 में, रिप्पन ने की 1881 में नियमित जनगणना। अब जनगणना का 1901 से 21 तक की अवधि को कहा जाता है स्थिर चरण। 21 से 51 की अवधि को कहा जाता है स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि। 51 से 81 को कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट की अवधि। बैडमिंटन कोर्ट कितने मीटर लंबा होता है? तो आपको याद रखना है बैडमिंटन कोर्ट, इससे पहले आपको पूछा गया है टेबल टेनिस की सरफेस की हाइट आपको पूछा गया था, और यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट का लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछा गया है। तो ये सभी टीचर्स कंपनी इस प्रकार से सवाल पूछ रही हैं। इससे पहले के एग्जाम में जीडी में फुटबॉल की डायमेंशन पूछा गया था, फील्ड का, फुटबॉल फील्ड का, और इससे पहले एक सवाल आ चुका था वॉलीबॉल का, शायद उसमें डायमीटर पूछा था कितना व्यास होता है। तो ये सभी फैक्ट हैं। कोई बास्केटबॉल है उसका वेट कितना होता है, इस टाइप से अभी टीचर्स कंपनी काफ़ी सवाल पूछती है। समय मिलेगा तो वो टेलीग्राम पर पोस्ट डाल दूंगा। बैडमिंटन कोर्ट 13.4 मीटर लंबा होता है और 6.1 मीटर चौड़ा होता है। वैसे बैडमिंटन में एक तो होता है डबल खेलते हैं खिलाड़ी, डबल्स और सिंगल, ये डबल कोर्ट की चौड़ाई है। लंबाई समान होती है दोनों में, लेकिन चौड़ाई जब डबल खेलते हैं खिलाड़ी उसमें 6.1 मीटर की चौड़ाई होती है। जब सिंगल खिलाड़ी रहते हैं तो 5.18 मीटर चौड़ा होता है। बैडमिंटन कोर्ट लंबाई ध्यान रखना 13.4 मीटर फिक्स रहती है। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई है, अब बैडमिंटन नेट आप देखेंगे इस टाइप से, जो बैडमिंटन नेट है इसकी ऊंचाई सेंटर से थोड़ी कम होती है, बीच में से इसकी हाइट कम होती है, और बाकी आप इस नेट को देखेंगे तो साइड में थोड़ी नेट, क्योंकि बीच में इस प्रकार थोड़ा रहता है तो साइड में थोड़ी ज़्यादा इसकी हाइट आपको देखने को मिलेगी, जो पोल होता है उससे, ठीक है। तो बैडमिंटन नेट की ऊंचाई सेंटर से आप देखेंगे लगभग 5 फीट है और साइड में 5.1 फीट आपको देखने को मिल जाएगी। तो बीच में ये सेंटर में 1.5 मीटर कह सकते हो या 5 फीट रहती है। कौन सी आर के नारायण द्वारा लिखित पुस्तक है? तो आर के नारायण ये बता चुका हूँ मैं प्रीवियस इसी वीडियो में। अर्थशास्त्र के संदर्भ में जीवीए की फुल फॉर्म क्या है? जीवीए का मतलब है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड सकल मूल्य वर्धित एक अर्थव्यवस्था में किसी क्षेत्र या देश में, कोई क्षेत्र विशेष हो गया या फिर देश में, अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के
कुल मूल्य का माप है। जो भी वस्तु और सेवाएं उत्पादित हुई है उसका कुछ मेजरमेंट तो हो रहा है, मूल्य का माप क्या है, वो सकल मूल्य वर्धित होगा, कुल मूल्य का माप है। ठीक है। शिंजो आबे जिनका 8 जुलाई 2022 को निधन हुआ वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? शिंजो आबे जिनका 8 जुलाई 2022 को निधन हुआ है वो जापान के प्रधानमंत्री थे उस समय। वर्तमान जापान के प्रधानमंत्री दोस्तों फूमियो किशिदा हैं 4 अक्टूबर 2021 से। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कौन सा बल लगता है? आपको पता है पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल देखने को मिलता है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज आइजैक न्यूटन ने की है। और पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है Fg जो सरफेस पर है वो Gmm/r², जो भी दो बॉडीज हैं उनके बीच के डिस्टेंस का वर्ग होगा। और जब हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है उस केस पर उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो Gmm/r+h का होल स्क्वायर है। ये ज़्यादा r+h का होल स्क्वायर करके आप निकालेंगे, यानी यहाँ पर एच भी आर के साथ ऐड हो जाती है। तो हर में संख्या ज़्यादा होगी तो जी की वैल्यू क्या है, अपने आप कम हो जाएगी। तो हाइट पर ज़्यादा जाएंगे तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल उस प्रकार कम होता जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण दोस्तों राजा जो प्रथम चोल राजा था, राजा प्रथम है, इन्होंने करवाया। तो बृहदेश्वर मंदिर है कहाँ पर? ये तंजावुर तमिलनाडु में है। चोल मंदिर है 1003 से 1010 एडी के मध्य चोल राजा प्रथम ने निर्माण करवाया। तो वहाँ पर 3 चोल टेम्पल हैं। एक तो गंगाईकोंडा का चोलापुरम टेम्पल है जो कि राजेंद्र चोल प्रथम ने 1035 में कंप्लीट किया। एक दरासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर है, ये भी राजा चोल द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में निर्मित करवाया। तो ये 3 चोल मंदिर हैं, द्रविड़ शैली के उदाहरण हैं। और इन तीनों को ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल कहा जाता है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1987 में शामिल किया गया। बाकी कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण आप बात करेंगे तो नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया है, पूर्वी गंगा राजवंश के राजा, कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल में 1250 में। ये पूरी उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर उड़ीसा में, ये ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में बनाया। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल मस्त ने करवाया है। नेक्स्ट वाला है महाजनपद वज्जी की राजधानी क्या थी? तो वज्जी की राजधानी दोस्तों वैशाली। 16 महाजनपद और उसकी राजधानी बार बार मैं बता रहा हूँ। काशी की है दोस्तों वाराणसी, काशी वाराणसी। कौशल श्रावस्ती, अंग की चंपा है, चेदी की शक्तिमती है, वश की कौशंबी है, कुरु की इंद्रप्रस्थ है, पांचाल की अहिस्त्र है, मत्स्य की विराटनगर, सुरसैन की मथुरा, अश्मक की पैठान है, अवंती की उज्जैन है, गांधार की तक्षशिला, कंबोज की हाटक, वज्जी की वैशाली, मल की कुशीनगर, मगध की गिरिव्रज है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर और किसको जोड़ता है? नेशनल वाटरवे 2 की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सदिया और धुबरी 2 कस्बे हैं असम के, उसको आपस में कनेक्ट करता है नेशनल वाटरवे 2। सदिया और धुबरी के मध्य 851 किलोमीटर की लंबाई पर ये ब्रह्मपुत्र नदी में है असम में। नेशनल वाटरवे 1 की बात करें तो प्रयागराज और हल्दिया को कनेक्ट करता है, प्रयागराज और हल्दिया को कनेक्ट करता है। और नदियाँ काफ़ी आ जाती है, गंगा, भागीरथी, हुगली नदी से होता हुआ। नेशनल वाटरवे 3 की बात करें तो कोलम और कोझिकोड को जोड़ता है, केरल की सिटी कोलम, कोझिकोड 3, 1 प्रयागराज हल्दिया, 2 सदिया धुबरी, 3 कोलम कोझिकोड केरल में है। 5 नेशनल वाटरवे कौन सी नदी पर है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है, ये ब्राह्मणी नदी पर है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 623 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। भारत की कुल तटीय सीमा है दोस्तों 7516 किलोमीटर, जिसमें मेनलैंड की है, प्रायद्वीप की है 5422 और आइलैंड की है वो 2094 किलोमीटर। नेक्स्ट वन यहाँ पर बलबन ने अपने धन और शक्ति के साथ रईसों और लोगों को प्रभावित करने के लिए भारत में कौन सा फारसी त्यौहार की शुरुआत की? बलबन से जनता नाराज थी तो उन्होंने क्या किया, एक नया त्यौहार ही बता दिया। थोड़ा कहते हैं ना मुद्दे से भटकाने के लिए उन्होंने फारसी त्यौहार की शुरुआत कर दी जिसका नाम रखा नवरोज। तो नवरोज फारसी त्यौहार की शुरुआत बलबन ने की थी जो कि वसंत विषु का नया साल था। त्राइन का सेकेंड युद्ध कब हुआ था? त्राइन के 2 युद्ध हुए हैं, एक तो 1191 में, एक 1192 में। दोनों युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है। त्राइन के प्रथम युद्ध में क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, लेकिन मोहम्मद गोरी ने बदला लिया त्राइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में। तो 91 में प्रथम हुआ, 92 में द्वितीय हुआ। इसमें पृथ्वीराज तृतीय या फिर पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया और इसमें पृथ्वीराज की हार हुई। ये त्राइन जगह है दोस्तों हरियाणा में। द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई है? अभी रिपीट हुआ है, द्वैध शासन 1919 में हुई है इसकी शुरुआत। वैसे द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में कब हुई तो वो 1765 में हुई है। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत है। उस समय कौन था?
बंगाल का जो जनक द्वैत शासन का माना जाता है वो रॉबर्ट क्लाइव माना जाता है। 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भू राजस्व वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी और प्रशासन बंगाल के नवाब के पास। इस टाइप से द्वैत शासन बंगाल में 1765 में क्लाइव था उस समय। कृषि गणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? कृषि गणना होती है 5 वर्ष के अंतराल में। अभी 11वीं कृषि जनगणना 2021-22 में शुरू हुई है। 11वीं है ये, कौन सी है? 11 नंबर की है। 21-22 में कृषि जनगणना। पहली कृषि जनगणना की शुरुआत 1970-71 में हुई है। विश्व कृषि जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में, भारत में 5 वर्ष। जीव जंतु जो पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? तो परपोषी है। स्वपोषी है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, उसमें क्लोरोफिल मौजूद रहता है और ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, वो स्वपोषी है। ऑटोट्रॉप है, जो ऑटोट्रॉप्स को खाते हैं, स्वपोषियों को खाते हैं, मतलब पौधों को जो खाते हैं वो विषमपोषी हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसे दोस्तों यस्दीकरण, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, जिसमें जिंक की परत चढ़ाकर उसका संरक्षण किया जाता है। एक सुकन्या समृद्धि योजना से सवाल पूछा गया है, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला, जिन्होंने थर्ड सेट में दिया कमेंट सेक्शन में बताना एग्जैक्ट क्या सवाल था। सुकन्या समृद्धि योजना है, इसमें इन्वेस्ट करना होता है। कुल अवधि 15 वर्ष में 15 वर्ष में, ये बेटियों के लिए योजना है। इस योजना के तहत खाता किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में, तो कोई भी गर्ल चाइल्ड बेटी जन्म लेती है 10 साल से पहले, 10 साल की उम्र हो उससे पहले आपको खाता खुलवाना पड़ेगा। 250 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा प्रति वर्ष से। अधिकतम आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगभग वार्षिक जो चक्रवृद्धि दर से 8% आपको मिल जाती है और इसके लिए मैच्योरिटी के लिए आपको 15 वर्ष चाहिए और 18 साल की उम्र के बाद है वो बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए काम आते हैं पैसे। अच्छी योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना है, ये सुकन्या समृद्धि योजना का पूछा है या फिर महिला समृद्धि योजना स्टूडेंट ने बताया। महिला समृद्धि योजना जिसमें 60,000 रुपये तक का लोन आपको मिलता है 4% प्रतिवर्ष की दर से। समाज के पिछड़े वर्ग के स्वयं सहायता समूह और महिला उद्यमी केवल इस लोन योजना का लाभ उठा सकते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष और बीपीएल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं स्वयं सहायता समूह वाले। तो इस टाइप से आपने देखे 68 जीके के सवाल 75 में से 4 मई के तीनों सेट में पूछे गए। एफर्ट के लिए लाइक कर देना, न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आज 7 मई हुई है, तो 7 मई आज लास्ट डे है। टेक्स्ट बुक ऑफर का फायदा उठा सकते हो टीटीजी के कूपन कोड के साथ में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय।